आज हम लोग पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी जो कि 5th सेमेस्टर का पहला पेपर है के अंतर्गत अंतिम टॉपिक की चर्चा करेंगे। और वह जो अंतिम टॉपिक है वह प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन एंड इट्स डिफरेंट सॉल्यूशंस, आगमन की समस्या और उसके विभिन्न समाधान हैं। आप लोग 3rd सेमेस्टर में लॉजिक के अंतर्गत आगमन और निगमन से परिचित हुए। यह दो तर्क पद्धतियां हैं, आगमनात्मक तर्क पद्धति और निगमनात्मक तर्क पद्धति, इंडक्टिव प्रोसेस ऑफ रीजनिंग और डिडक्टिव प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। जहां पर निगमनात्मक तर्क पद्धतियों में कुछ आधार वाक्य अथवा स्वयं सिद्धि अथवा परिभाषा के आधार पर निष्कर्ष तार्किक रूप से निःसृत किया जाता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, सुकरात एक मनुष्य है, अतः सुकरात मरणशील है। यहां पर हम सामान्य तर्क वाक्य से विशेष की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जबकि इसके विपरीत आगमनात्मक युक्तियों में सामान्यतः हम विशेष आधार वाक्यों अथवा तर्क वाक्यों से किसी सामान्य निष्कर्ष की सिद्धि करते हैं। और इस कारण से आगमनात्मक युक्तियां अनुभव पे आश्रित होने के कारण संभाव्य या प्रोबेबल होती हैं। एक आगमनात्मक युक्ति का उदाहरण हम ले कि राम मनुष्य है और मरणशील है, श्याम मनुष्य है और मरणशील है, मोहन मनुष्य है और मरणशील है। इन 3 आधार वाक्यों से हमने निष्कर्ष क्या निकाला? अतः प्रायः सभी मनुष्य मरणशील हैं। आगमन और निगमन में सर्वप्रथम भेद अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया और अरस्तु का यह मानना था कि आगमनात्मक निष्कर्ष में कुछ विशेष दृष्टांतों अथवा आधार वाक्यों के आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष की स्थापना की जाती है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में बेकन एवं मिल इत्यादि आगमनात्मक विधि को एक महत्वपूर्ण विधि मानते हैं। आगमन के 3 प्रकार संभव हैं, जो कि क्रमशः पूर्ण आगमन कंप्लीट इंडक्शन, अपूर्ण आगमन इनकम्प्लीट इंडक्शन एवं वैज्ञानिक आगमन साइंटिफिक इंडक्शन होंगे। पूर्ण आगमन के अंतर्गत हम जब किसी सामान्य निष्कर्ष को स्थापित करते हैं तो यहां हम सभी दृष्टांतों का, उदाहरण का, इंस्टांसेस का आनुभविक निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। और इस कारण से पूर्ण आगमन से जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वह असंदिग्ध होंगे। अपूर्ण आगमन के अंतर्गत कुछ उदाहरण अथवा दृष्टांत, इंस्टांसेस और एग्जाम्पल के आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष को स्थापित किया जाता है और इस कारण से यहां पे जो प्राप्त होने वाला निष्कर्ष संभाव्य अथवा आपातिक रूप से सत्य होगा। अनुमान का जो तीसरा प्रकार है उसे हम वैज्ञानिक अनुमान या साइंटिफिक इंडक्शन कहते हैं, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं और जिसके माध्यम से हम
सर्वव्यापी निष्कर्ष अथवा सामान्य नियम की खोज करते हैं। वैज्ञानिक अनुमान प्रकृति की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर और कारणता के नियम पर आधारित होता है, लॉ ऑफ कॉजेशन पे। प्रकृति की एक रूपता के अनुसार प्रकृति सामान्य परिस्थिति में समान आचरण अथवा व्यवहार करती है। नेचर बिहेव्स इन अ सिमिलर और आइडेंटिकल मैनर इन नॉर्मल सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। कारणता के सिद्धांत से हम लोग भली भांति परिचित हैं, जिसके अनुसार जो भी कुछ प्रकृति में घटित होता है उसमें कार्य कारण संबंध होता है, कॉजल रिलेशनशिप होती है। अतः आगमन को स्वीकार करने का प्रबल आधार प्रकृति की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एवं कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को माना गया है। आगमन की समस्या पर हम पहले विचार करेंगे और तत्पश्चात उसके विभिन्न समाधान को प्रस्तुत करेंगे। आगमन की समस्या को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में सर्वप्रथम डेविड ह्यूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और यह भी अपने में एक विचित्र तथ्य है कि एक अनुभववादी दार्शनिक आगमनात्मक प्रक्रिया पे संशय अथवा संदेह कर रहा है, जबकि आगमनात्मक पद्धति तो हमारे इंद्रियानुभव, आनुभविक निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित होती है। आगमन की समस्या को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे सूर्य पूर्व में उदित होता है, पानी पीने से प्यास बुझती है, या फिर किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं, उछालते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह हमारी ओर वापस लौट के आती है। यह अतीत में घटित होता रहा है, वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है। तो इस आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही घटित होगा। यहां पर ह्यूम अपनी संशयवादी दृष्टि के अंतर्गत आगमनात्मक निष्कर्ष के संदर्भ में इस प्रकार से संदेह व्यक्त करते हैं कि संभव है कि भविष्य में हम पानी पिएं और हमारी प्यास ना बुझे, या फिर गेंद को ऊपर उछालने पर वह हमारे पास वापस लौट के ना आए। आगमन की समस्या के विविध रूप हैं, जिसमें सबसे सामान्य जो आगमन की समस्या है वह यह है कि हम किस प्रकार से कुछ दृष्टांतों अथवा उदाहरणों के आनुभविक निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर हम
सामान्य निष्कर्ष अथवा किसी सामान्य नियम अथवा किसी सर्वव्यापी प्रतिज्ञप्ति की खोज कर सकते हैं। ह्यूम के अनुसार तो आगमनात्मक निष्कर्ष की केवल प्रामाणिकता ही संशयात्मक नहीं है, अपितु आगमनात्मक निष्कर्षों की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, दैट टू इज डाउटफुल। ह्यूम आगमन की समस्या को इस प्रकार से समझाते हैं कि कुछ दृष्टांतों के आणविक निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष की स्थापना करना स्वयं में दोषपूर्ण है और इसे हम अविचारित सामान्यीकरण का दोष, फैल्सी ऑफ हिस्ट्री जनरलाइजेशन अथवा परिवर्तित उपलक्षण दोष, फैल्सी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट कहते हैं। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में इनफॉर्मल फैलेसीज अनौपचारिक तर्क दोष के अंतर्गत इन दोषों से परिचित हैं। ह्यूम के ही समान रसल भी यह स्वीकार करते हैं कि आगमन के आधार पर हमारे विश्वास को तार्किक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आगमनात्मक विश्वास की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के लिए या तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आगमनात्मक विश्वासों में आंतरिक प्रामाणिकता होती है, अथवा दूसरे शब्दों में आगमनात्मक निष्कर्ष स्वतः प्रामाण्य होते हैं, सेल्फ एविडेंट होते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भविष्य के संदर्भ में आगमनात्मक निष्कर्ष के प्रमाणीकरण की कोई संभावना नहीं होती है। हमें उसके प्रमाणीकरण की किसी भी प्रत्याशा को, एक्सपेक्टेशन को छोड़ देना चाहिए। आगमन की समस्या का जो दूसरा रूप है वह यह है कि क्या जो आगमनात्मक निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं वे सदैव हर परिस्थिति में संभाव्य या आपातिक रूप से ही सत्य होते हैं, या फिर उससे किसी निष्कर्ष को तार्किक रूप से प्रमाणित मान सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विचारकों का कहना है कि कुछ परिस्थिति में तो जो आगमनात्मक निष्कर्ष होते हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य होता है, प्रमाण, किंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में तो जो आगमनात्मक निष्कर्ष हम प्राप्त कर रहे हैं वह मात्र सांयोगिक अथवा संभाव्य ही होकर रह जाते हैं। पीएफ स्ट्रॉसन ने भी इस बात का समर्थन किया है कि कुछ परिस्थिति में तो जो आगमनात्मक साक्ष्य हैं पर्याप्त होते हैं,
तो कुछ अन्य परिस्थितियों में आगमनात्मक साक्ष्य अपर्याप्त भी होते हैं। उनकी दृष्टि में आगमन का प्रमाणीकरण, जस्टिफिकेशन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आगमन के प्रमाणीकरण के लिए या तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आगमन का प्रमाणीकरण स्वयं आगमनात्मक प्रक्रिया से होता है, और यदि हम ऐसा स्वीकार करेंगे तो समस्या यह होगी कि हमारी यह धारणा चक्रक दोष से अथवा आत्माश्रय दोष से ग्रसित होगी, जिसे अंग्रेजी भाषा में सर्कुलर फैलेसी और लैटिन भाषा में पेटिटियो प्रिंसिपाई कहते हैं। यदि हम आगमन को निगमनात्मक पद्धति के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास करें तो समस्या यह होगी कि आगमन न रह करके अपितु वह निगमनात्मक हो जाएगा। कुछ विचारकों का यह मानना है कि आगमन की समस्या वस्तुतः कोई समस्या नहीं है, अपितु यह एक समस्या भास है। The problem of induction is not a genuine problem, rather it is a pseudo problem. क्योंकि आगमन के अंतर्गत तो हमें कुछ विशेष नियमों अथवा सिद्धांतों के प्रमाणीकरण का प्रयास करना चाहिए, ना कि स्वयं आगमन का। और इस प्रकार से स्वयं आगमन की समस्या तभी बनती है जबकि हम आगमन के औचित्य अथवा प्रमाणीकरण का प्रयास करते हैं। अतः आगमन की समस्या कोई समस्या ना हो करके समस्या भास या स्यूडो प्रॉब्लम है। हम इस विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं कि आगमन की समस्या कोई समस्या ना हो करके अपितु समस्या भास है। वस्तुतः आगमन की समस्या एक यथार्थ समस्या है और जिसके दो प्रकार हैं। नंबर 1, कुछ विशेष उदाहरणों अथवा दृष्टांतों अथवा आधार वाक्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम अथवा सर्वव्यापी सिद्धांत की खोज करना। दूसरा, सेकंड, विशेष से विशेष की ओर अग्रसर होना। विशेष घटनाओं से सामान्य नियम को स्थापित करना, यह ह्यूम की दृष्टि में आगमन की समस्या है। जबकि मिल का यह मानना है कि आगमन के अंतर्गत हम विशेष घटनाओं अथवा दृष्टांतों से किसी सामान्य नियम अथवा सर्वव्यापी सिद्धांत की खोज नहीं करते हैं, अपितु यहां हम विशेष से विशेषतर की ओर अग्रसर होते हैं। अतः मिल की दृष्टि में विशेष से विशेष की ओर गमन करना विशेष से सामान्य की ओर गमन करने की तुलना में कहीं अधिक मौलिक है। आगमन के विभिन्न समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। जिसमें पहला समाधान अंतः प्रज्ञात्मक समाधान है, जिसे प्रत्ययवादी दार्शनिक जोइखिम ने प्रस्तुत किया।
इस समाधान के अनुसार हम जब भी कभी कुछ विशेष घटनाओं के आनुभविक निरीक्षण और परीक्षण से किसी सामान्य नियम अथवा सामान्य निष्कर्ष को स्थापित करने की बात करते हैं तो वह हमारी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। अथवा दूसरे शब्दों में, यहां पर विशेष से सामान्य की जो आगमनात्मक छलांग है, इंडक्टिव लीप है, वह अनुभवाश्रित न हो करके, एक्सपीरियंस पे बेस्ड न हो करके, अपितु हमारी कल्पना, इमेजिनेशन अथवा अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन पर बेस्ड होती है। जोकिम ने इसके लिए ही बौद्धिक प्रतिभान अथवा अंतः प्रज्ञा, इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन पद का प्रयोग किया है। दूसरा जो समाधान है उसे हम पर्टिकुलरिस्टिक सॉल्यूशन कहते हैं। पर्टिकुलरिस्टिक सॉल्यूशन मुख्य रूप से बर्कले, मिल जैसे अनुभववादी, भाववादी, पॉजिटिविस्ट, एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार आगमनात्मक प्रक्रिया में हम विशेष से विशेषतर की ओर सदैव अग्रसर होते हैं और इस आगमनात्मक प्रक्रिया के किसी भी सोपान पर हमें सामान्य या यूनिवर्सल अथवा जनरल की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड जो सॉल्यूशन है उसे हम प्रोबेबिलिस्टिक सॉल्यूशन, प्रायिकतावादी समाधान कहते हैं। इस समाधान के अनुसार विशेष घटनाओं के आनुभविक निरीक्षण और परीक्षण से सदैव जो आगमनात्मक निष्कर्ष अथवा आगमनात्मक सामान्यीकरण, इंडक्टिव कंक्लूजन अथवा इंडक्टिव जनरलाइजेशन की प्राप्ति होती है, उसका स्वरूप संभाव्य होता है, प्रोबेबल होता है, क्योंकि यहां हम किसी विशेष घटना की अनेक बार घटित होने पर अथवा उस घटना की पुनरावृत्ति होने पर, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होने पर हम प्रायिकता के आधार पर उस निष्कर्ष को स्वीकार कर लेते हैं ह्यूम के अनुसार। किंतु आगमन का प्रायिकतावादी सिद्धांत उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रायिकता तो स्वयं आगमन पर आधारित है, आश्रित है। तो फिर हम कैसे प्रायिकता
को आगमन का आधार मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना तो दोषपूर्ण होगा। ह्यूम के पश्चात एयर जैसे विचारक यह प्रतिपादित करते हैं कि यदि प्रायिकता का कोई हम प्रागानुभविक सिद्धांत स्वीकार करें तो भी यह समस्या होगी कि यह समस्या का समाधान करने में सफल नहीं होगा। रसल आगमन के प्रायिकतावादी समाधान से अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि कुछ तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर हम किसी सामान्य निष्कर्ष को आगमनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों में फेफड़े के कैंसर की होने की संभावना अथवा प्रायिकता उन व्यक्तियों से अधिक होगी जो कि धूम्रपान या सिगरेट नहीं पीते हैं। विज्ञान के अंतर्गत हम लोग प्राग कल्पना मूलक निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, और इस विधि की विशेषता यह है कि यहां हम कुछ विशेष दृष्टांतों के आधार पर किसी सामान्य नियम की स्थापना ना करके अपितु हम किसी घटना के संभावित कारण की कल्पना अथवा प्राक कल्पना हाइपोथेसिस एजम्पशन कर लेते हैं, और उस प्राक कल्पना से निगमनात्मक पद्धति के द्वारा निष्कर्ष निगमित किए जाते हैं, और अंत में जो निगमित निष्कर्ष है उनका आनुभविक परीक्षण एवं निरीक्षण किया जाता है। अतः इस प्रकार से प्राग कल्पना मूलक निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत हमारी कल्पना अथवा अंतर्दृष्टि, बुद्धि, अनुभव, विश्लेषण
आदि का समावेश होता है। प्राक कल्पना मूलक निगमनात्मक पद्धति को समाधान के रूप में स्वीकार करने में समस्या है और इस समस्या को बर्ट्रांड रसल ने प्रस्तुत किया कि यह हेतुमत अथवा उत्तरवर्ती को स्वीकार करने के दोष से ग्रसित समाधान है। दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द फैलेसी ऑफ affirming the consequent। इसे भी आप लोग लॉजिक में 4th सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़े हैं। अब हम यह उदाहरण से समझाएंगे कि कैसे प्राक कल्पना मूलक निगमनात्मक पद्धति इस प्रकार के दोष से ग्रसित होती है। हम एक प्राक कल्पना लेते हैं कि सूअर के पंख होते हैं और सूअर खाने में स्वादिष्ट होता है। सूअर के पंख होते हैं, एक प्राक कल्पना है, एक हाइपोथेसिस है और इसका जो है कंजंक्शन संयोजन एक ज्ञात तथ्य से किया गया कि सूअर खाने में स्वादिष्ट होता है। तो कुछ पंखधारी खाने में स्वादिष्ट होंगे। इसे अगर हम प्रतीकात्मक रूप में कहें P हॉर्स शू Q, सूअर के पंख होते हैं और सूअर खाने में स्वादिष्ट होता है, तो कुछ पंखधारी खाने में स्वादिष्ट होते हैं। P जो है यहां तक सूअर के पंख का होना और खाने में स्वादिष्ट होना, तो Q क्या है? कुछ पंखधारी खाने में स्वादिष्ट होते हैं, उत्तरवर्ती कंसिक्वेंट हेतुमत। दूसरा आधार वाक्य कुछ पंखधारी खाने में स्वादिष्ट होते हैं। इसको सिंबलाइज किया Q। तो इन दोनों आधार वाक्य से हम निष्कर्ष क्या निकाल लिए कि सूअर के पंख होते हैं और सूअर खाने में स्वादिष्ट होता है। दैट इज P। जबकि याद होगा लॉजिक में जब हम लोग मोडस पोनेंस की बात करते हैं, पूर्वत अनुमान की बात करते हैं, तो हम कहते हैं P implies Q, P therefore Q।
अर्थात पहला आधार वाक्य हेतु हेतुमत कथन हो गया, तो दूसरा आधार वाक्य हेतु की स्वीकारोक्ति है और इस आधार पर हमने निष्कर्ष में हेतुमत को स्वीकार किया गया है। लेकिन यहां पर गलती क्या हो गई है कि हमने दूसरे आधार वाक्य में हेतु के स्थान पर हेतुमत या उत्तरवर्ती को स्वीकार किया है और जिससे हम निष्कर्ष में हेतु को स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक दोषपूर्ण प्रक्रिया है। आगमन के प्रमाणीकरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक जो कि फिलॉसफी ऑफ साइंस से जुड़े हुए हैं, जैसे कार्ल पॉपर, कार्ल आर पॉपर ने मिथ्याकरण का सिद्धांत falsifiability principle मिथ्याकरण सिद्धांत को प्रस्तावित किया। उनके अनुसार यदि किसी सर्वव्यापी सिद्धांत अथवा तर्क वाक्य को प्रमाणित करना असंभव है, जैसे कि हम कहें सभी कौवे काले हैं, तो इसका असत्यापन या मिथ्याकरण बहुत सहज ढंग से संभव है और इसके लिए हमें यह कहना पड़ेगा कि कुछ कौवे काले नहीं हैं और इसके लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि अगर एक भी कौवा ऐसा मिल जाए जो कि काला नहीं है तो यह सिद्धांत असत्यापित या फॉल्सिफाइड या मिथ्याकृत हो जाएगा। आज हम लोग प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन के अगले सॉल्यूशन के रूप में प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन ऑफ इंडक्शन, आगमन के अर्ध क्रियावादी समाधान की चर्चा करेंगे। अर्ध क्रियावाद प्रैग्मेटिज्म से आप लोग इस पेपर में जब सत्य के विभिन्न सिद्धांत की चर्चा की जा रही थी से परिचित हुए। अर्ध क्रियावाद प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी विश्वास अथवा ज्ञान अथवा प्रतिज्ञप्ति तब सत्य होती है जबकि वह हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो, अथवा दूसरे शब्दों में जिसके माध्यम से कार्य सफल होता हो। इस समाधान से जुड़े हुए प्रमुख अर्ध क्रियावादी दार्शनिक C.S. पियर्स, हैंस राइखनबख एवं वेज़ले सैलमन है। पियर्स, जैसा कि हम जानते हैं, ने यह प्रतिपादित किया कि कोई भी हमारा विश्वास अथवा ज्ञान आरंभिक अवस्था में मात्र सत्यता का दावा है और इस दावे की पुष्टि आनुभविक स्तर पर उपयोगिता के धरातल पर की जाती है। अर्थात यदि कोई विश्वास हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है तो वह सत्य विश्वास होगा और यदि उससे कार्य सफल नहीं होता है अथवा दूसरे शब्दों में उसकी हमारे
दैनिक जीवन में उपयोगिता नहीं है तो वह असत्य विश्वास हुआ। और इसी आधार पर हम आगमनात्मक विश्वास की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो आगमनात्मक विश्वास है वह हमारे व्यवहारिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि यदि हम इन विश्वासों को ना स्वीकार करें तो हमारा सामान्य जीवन यापन कठिन हो जाएगा। पियर्स ने इसीलिए उपयोगिता को सत्य के निकष के रूप में स्वीकार किया है। उनके पश्चात राइखनबर्ग भी आगमन के अर्थक्रियावादी समाधान का समर्थन करते हैं। वे ह्यूम के इस बात से तो सहमत हैं कि जो आगमनात्मक निष्कर्ष अथवा आगमनात्मक सामान्यीकरण होते हैं उनकी प्रामाणिकता ना तो आगमनात्मक विधि से और ना ही निगमनात्मक विधि से संभव है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे जो आगमनात्मक विश्वास हैं वह उपयोगी नहीं है या हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपितु राइखनबर्ग का तो यह मानना है कि कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान वह आगमन पे ही आधारित होगा, क्योंकि हम जब भी किसी सिद्धांत को निर्मित करने का प्रयास करते हैं तो उसके मूल में आगमनात्मक विश्वास होते हैं, इंडक्टिव बिलीफ होती है। वे इस संदर्भ में एक ऐसे रोगी व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं जो कि असाध्य बीमारी से पीड़ित है और उसके ठीक होने की एकमात्र संभावना डॉक्टर की दृष्टि में शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन है। यद्यपि डॉक्टर इस संदर्भ में पूर्ण रूपेण निश्चित नहीं होता है कि इस ऑपरेशन से व्यक्ति की जान बच जाएगी और वह पूर्ण रूपेण निरोगी हो जाएगा, किंतु कोई और विकल्प न होने के कारण यदि ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है तो डॉक्टर ऑपरेशन की शल्य चिकित्सा की सलाह देता है। इसी प्रकार से हमें आगमनात्मक विश्वास को भी स्वीकार करना चाहिए, भले चाहे उसकी प्रामाणिकता के प्रति हम पूर्ण रूपेण आश्वस्त ना हो, क्योंकि आगमनात्मक विश्वास हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। इसलिए आगमन का औचित्य सिद्ध अथवा प्रमाणित हो जाता है। इसी बात को आगे सेल्मन ने विकसित किया। आगमन के अगले समाधान के रूप में हम आगमन का विश्लेषणात्मक प्रमाणीकरण पाते हैं, एनालिटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ इंडक्शन पाते हैं, और यह सिद्धांत ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसोफर P.F. स्ट्रॉसन, साधारण भाषा दार्शनिक स्ट्रॉसन के द्वारा प्रतिपादित है। उनका यह मानना है कि जब हम यह कहते हैं कि निरीक्षण प्रमाण की रचना करता है, तो यदि कोई व्यक्ति इस कथन पर संदेह करता है तो इसका अर्थ यह हुआ
कि वह प्रमाण शब्द के अर्थ को ठीक ढंग से नहीं जान रहा है। यदि यह कहा जाए कि किसी ग्रह का निरीक्षित परिक्रमा पथ उसके भविष्य के परिक्रमा पथ के लिए प्रमाण है, किसी प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वह फ्यूचर में वही ऑर्बिट रहेगा, एक एविडेंस है, तो हम इस पर संशय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो इसकी सत्यता है प्रमाण पद के अर्थ पर निर्भर करती है। अतः यह कहना कि निरीक्षण प्रमाण की रचना करता है स्वयं में एक विश्लेषणात्मक कथन है। इट इज एन एनालिटिकल प्रपोजिशन टू से दैट ऑब्जर्वेशन कंस्ट्रक्ट्स एविडेंस। इसे ही आगमन का विश्लेषणात्मक प्रमाणीकरण, एनालिटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। आगमन के इस विश्लेषणात्मक प्रमाणीकरण के विरुद्ध W.V.O. क्वाइन ने आक्षेप प्रस्तुत किया, क्योंकि सर्वप्रथम उनकी दृष्टि में जो विश्लेषणीयता एनालिटिसिटी का जो प्रत्यय है वह समस्यात्मक अथवा भ्रामक है। द कंसेप्ट ऑफ एनालिटिसिटी इज डाउटफुल और एरोनियस, और साथ ही साथ वे इस कारण से विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक कथनों में भेद नहीं स्वीकार करते हैं। Quine has not accepted the distinction between analytical and synthetic proposition, क्योंकि उनका यह मानना है कोई भी प्रतिज्ञप्ति अथवा कथन पूर्ण रूपेण अनुभव निरपेक्ष नहीं हो सकता है, अपितु हमारे समस्त ज्ञान अथवा प्रतिज्ञप्ति अथवा कथन में कम अथवा अधिक अनुभव की मात्रा अवश्य होती है। स्ट्रॉसन के आगमन के विश्लेषणात्मक प्रमाणीकरण के समाधान को स्वीकार करने में कुछ समस्या है, और समस्या यह है कि निरीक्षण प्रमाण की रचना करता है कि सत्यता को हम किस प्रकार से यह कह सकते हैं कि इसकी सत्यता इसमें प्रयुक्त हुए पद अथवा प्रतीक अथवा शब्द के अर्थ पर निर्भर कर रही है, अपितु वस्तु स्थिति तो यह है कि जब हम कहते हैं कि आनुभविक परीक्षण और निरीक्षण किसी प्रमाण की रचना करता है, तो यह कथन किसी न किसी वस्तु स्थिति अथवा वस्तु के संदर्भ में ही होता है, क्योंकि किसी भी निरीक्षण को किसी विशेष संदर्भ में ही देखा जाता है, और कोई भी निरीक्षण प्रागानुभविक नहीं हो सकता, और इस कारण से आगमन का विश्लेषणात्मक प्रमाणीकरण संभव नहीं है। अब हम
आगमन की समस्या के समाधान के रूप में बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन थ्योरी, सर्वोत्तम संभाव्य व्याख्या सिद्धांत की चर्चा करना चाहेंगे, जो कि मुख्य रूप से डब्ल्यूटी स्टेस, एसी विंग एवं ब्लेंशर्ड आदि विचारकों के द्वारा प्रस्तावित है। इस समाधान के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि विभिन्न प्रतियोगी व्याख्याओं में जो सर्वोत्तम संभाव्य व्याख्या हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एक्सप्लेनेशंस में जो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हम इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं कि ईंट के प्रहार से खिड़की का शीशा टूट जाएगा। यह एक उचित व्याख्या है, क्योंकि इसका हम आनुभविक धरातल पर सत्यापन पाते हैं। यहां पर किंतु ह्यूम जैसे संशयवादी दार्शनिक यह प्रतिपादित कर सकते हैं कि ईंट का प्रहार एवं खिड़की के शीशे का टूटना में कोई तार्किक अनिवार्यता नहीं है, कोई लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है। अर्थात यह तार्किक रूप से संभव है कि ईंट का प्रहार हो और खिड़की का जो शीशा है वह ना टूटे। एसी विंग एवं स्टेस आदि प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि यह तो सही है कि इन दो घटनाओं में कोई तार्किक अनिवार्यता नहीं है, लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, किंतु इन दो घटनाओं में अवश्य रूपेण प्राकृतिक अनिवार्यता तो है। There is bound to be a natural necessity between the two phenomena. Hitting of window by stone and getting the glass cracked. यह एक स्वाभाविक आनुभविक विश्वास है कि जब भी ईंट का प्रहार होगा वह खिड़की के कांच को तोड़ देगा। अंत में हम निष्कर्ष रूपेण आगमन की समस्या के विभिन्न सिद्ध समाधान की विवेचना के पश्चात कह सकते हैं कि आगमन से संबंधित प्रश्न को एक निश्चित तथ्य अथवा वस्तु स्थिति के संदर्भ में ही पूछा जाना चाहिए और यह हमारी भूल होगी कि आगमन के अंतर्गत हम निगमन जैसी निश्चयात्मकता की मांग करें। यह तो सर्वविदित है कि जो आगमनात्मक निष्कर्ष अथवा आगमनात्मक सामान्यीकरण, इंडक्टिव जनरलाइजेशन अथवा इंडक्टिव कंक्लूजन्स होते हैं, वह संभाव्य होते हैं, आपातिक रूप से सत्य होते हैं। इससे कौन इनकार कर रहा है? किंतु इससे यह तो सिद्ध नहीं होता
कि हमें आगमनात्मक निष्कर्ष को नहीं स्वीकार करना चाहिए, अपितु यदि हम आगमनात्मक विश्वासों को अथवा निष्कर्षों को हम नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारा जो सामान्य जीवन है वह अत्यंत ही कठिन हो जाएगा। अथवा दूसरे शब्दों में जो हमारे आगमनात्मक विश्वास हैं, जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन को सफल बनाते हैं, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जिन्हें स्वीकार करके हमें कार्य में सफलता मिलती है, उस आधार पर हमें आगमन को स्वीकार करना चाहिए। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आगमनात्मक विश्वास को स्वीकार करने का जो औचित्य है वह अर्थक्रियावादी औचित्य है और यह संशय करने योग्य नहीं है। थैंक यू।